the big question which everybody is asking, should you exit mid and small cap funds? आज की तारीख में जब मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस अगर आप देखोगे, आज अप्रोक्सीमेटली 1.5% गिरा है, 5 दिनों में 1.25% बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं रिवाइवल आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट एक महीने में 6.5%, 6 महीने में 19%, ईयर टिल डेट फ्रॉम 1 जनवरी 2025 टिल डेट अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली 16% गिर चुका है, और एक साल में ऑलमोस्ट 1.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप की बात करें, आज 2% नीचे गिरा है, 5 दिनों में अप्रोक्सीमेटली 2.8% बढ़ा है। दैट इज वाई पीपल आर लुकिंग फॉर अ रिवाइवल इन दिस। एक महीने में 9%, 6 महीने में 20%, 21% नीचे गिरा है। ईयर टिल डेट में अप्रोक्सीमेटली 20% नीचे गिर चुका है, और एक साल में स्मॉल कैप 2% का रिटर्न दिया है। लार्ज कैप, which is generally ignored by the investor sets, especially after the 5-year run up from 2020 to 2025 in the small cap and the mid cap space, 5 साल का आप रिटर्न देखोगे 279%, एंड मिड कैप का 5 सालों में 211%, विच मीन्स अगर किसी ने 100 रुपये डाले थे उसके 311 रुपये हो चुके हैं मिड कैप में पिछले 5 सालों में, और स्मॉल कैप में 100 रुपये के 379 रुपीज़ हो गए होंगे। वेर एज लार्ज कैप में एक दिन में 0.61% गिरा है, 5 दिनों में पिछले 1.7% बढ़ा है, एक महीने में 4% गिरा है, 6 महीने में 12%, ईयर टिल डेट में अप्रोक्सीमेटली 7%, और एक साल में लगभग 0% रिटर्न है, और 5 सालों में किसी ने अगर 100 रुपये डाले थे तो उसके 232 रुपीज़ हो चुके होंगे। सो दैट इज अबाउट द लार्ज कैप, मिड कैप एंड द स्मॉल कैप। बट द बिग क्वेश्चन रिमेन्स इज, शुड यू एग्जिट फ्रॉम मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स? सो जस्ट गोइंग थ्रू दिस प्रेजेंटेशन, अगर आप देखोगे यहाँ पे few things just to keep in mind। यहाँ पे आप देखोगे फ्रॉम सितंबर 2024 जहाँ पे मार्केट ने पीक करा था, एंड वहाँ से ऑलमोस्ट ये स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स की कहानी है कि मिड कैप मतलब बेसिकली मिड कैप क्या होता है, टॉप 100 आर कॉल्ड लार्ज कैप बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो टॉप 100 कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज हैं और उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कैटेगरीज बना रखी हैं, तो टॉप 100 फॉल्स अंडर लार्ज कैप, 101 to 250 फॉल्स अंडर मिड कैप, इसलिए मिड कैप 150 कहलाता है, एंड स्मॉल कैप इज 251 to 500 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, सो उसको निफ्टी स्मॉल कैप 250 कंपनीज कहते हैं। सो मिड कैप 150 की बात करें, प्राइस चेंज जो ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव जो हम देख पा रहे हैं कि फ्रॉम सितंबर 2024 अगर हम मार्केट की बात करें, जब से पीक से अपने 15 कंपनीज ऐसी हैं आउट ऑफ 150 विच इज 10% कंपनी जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है फ्रॉम सितंबर से लेके अब तक। another 15 stocks which is 10% have given 0 to 10% negative 10% returns। तो 17% कंपनी जो कि 26 कंपनीज हैं विच हैव फॉलन बाय 10 to 20%, 20 to 30% में 48 कंपनीज आर देयर, एंड 40 to 40 कंपनीज में 41%, 41 कंपनीज, अप टू 50% में 5 कंपनीज, और 50% से ज़्यादा अभी तक कोई भी नहीं गिरा है मिड कैप स्पेस में। मेजर फॉल आप देखोगे 30 to 40% के बीच में आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 50% कंपनीज इस रेंज में आ रही हैं मिला के। स्मॉल कैप में द फॉल इज ऑब्वियसली मच मोर, 14 companies out of 250 companies have given positive returns which are 6%, 20 stocks out of 250 stocks which is 8% has fallen by approximately 0 to 10%, 10 to 20% में 43 कंपनीज हैं, 30% तक 66, 40% तक 70, 50% तक 31 कंपनीज, एंड 50% से ज़्यादा भी गिरने वाली 6 कंपनीज हैं जो कि 50% से ज़्यादा गिरी हैं। So that is about the Nifty mid cap and Nifty small cap. So all those investors, all those individuals investing in individual stocks would have seen a massive bloodbath or massive downfall in their portfolio from September 2024 till date। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टडी क्या है इसकी, व्हाट हैपेंड व्हाई हैपेंड, वो वाली बात है कि व्हाट हैज हैपेंड इज फ्रॉम दिसंबर टू दिसंबर अगर हम देखें तो ये वाला आंकड़ा हमारे को क्या बताता है कि जो लार्ज कैप का पार्टिसिपेशन था ओवरऑल मार्केट कैप में टॉप 500 कंपनीज के इंडिया में, पहले ऑलमोस्ट 77%, दिसंबर 2013 की बात करी जाए, मतलब आज से 12 साल पहले बात करी जाए, 77% कंपनीज और 77% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज कैप्चर्ड बाय लार्ज कैप, बिकॉज वही ट्रेडिशन रहा है, एंड 12% बाय मिड कैप एंड 10% बाय स्मॉल कैप। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, यू कैन सी द इंक्रीमेंट, द स्मॉल कैप is now almost 21% of the market capitalization of top 500 companies, 19% is in mid cap, so small cap has actually overtaken mid cap, जहाँ पे इन्वेस्टर्स की भूख समझ में आती है, इन्वेस्टर्स की अग्रेसिव प्रोफाइलिंग समझ में आती है, या अग्रेसिव रिटर्न्स कमाने की इच्छा समझ में आती है। दैट इज वाई वी हैव सीन द स्मॉल कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट कवरिंग 21% ऑफ द इंटायर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द टॉप 500 कंपनीज,
एंड जो 77% लार्ज कैप रहा करता था वो अब कुछ ऑलमोस्ट 59-60% आ गया है, ऑलमोस्ट टेकन अ डिप बाय 17% बिकॉज ऑफ द यू कैन से lack of opportunities which the investors perceive in the large cap, especially in the last 5 years. 2020 से 2024 तक, सितंबर 2025 2024 अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2024 तक एटलीस्ट पीपल मेड गुड रिटर्न्स और वेरी वेरी यू कैन से अबव नॉर्मल और सुपर नॉर्मल रिटर्न्स उन्होंने कमाए हैं, अबव सुपर नॉर्मल लार्ज कैप सॉरी स्मॉल कैप और मिड कैप में। लार्ज कैप में इतना उन्होंने नहीं कमाया जितना स्मॉल कैप में कमाया है। मिड कैप लार्ज कैप में 132% कमाया है तो स्मॉल कैप ने इससे डबल रिटर्न कमाया है, एंड दैट इज वेयर people got lured to the small cap and mid cap. But the large question or the big question is क्या अब भी हमारे को स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टेड रहना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए या कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? उसके लिए वी विल टेक यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग। सो लार्ज कैप की जो टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया है उसकी वैल्यूएशन या उसकी पी रेशियो 20.6 है, और हम इसको अगर 5 साल के एवरेज से भी देखें, बिकॉज 5 साल पहले चीज़ें नॉर्मल थी, कोरोना नहीं आया था, लोगों की ट्रेडिंग कैपेसिटी, लोगों की इन्वेस्टिंग कैपेसिटी नॉर्मल थी जैसे पहले हुआ करती थी। 2020 के बाद एकदम से सडन रश ऑफ इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स आया और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आंकड़े या जो वॉल्यूम्स होते हैं या जो ओवरऑल जर्नल्स हम लोग मेंटेन करते थे वो सब बिगड़ गए पिछले 4-5 सालों में। बट 2020 से पहले का अगर एवरेज देखा जाए तो द निफ्टी 100 कंपनीज दे आर ट्रेडिंग वेल बिलो इट्स 500 एवरेज विच इज 25.92 और ये अभी 20.6 है। तो लार्ज कैप में वैल्यूएशन कंसर्न नहीं नजर आता है, एटलीस्ट अगर हम 5 साल से भी देखें, और 1, 3, 6 साल भर का इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन एनी विच भरी हुई थी, तो वो तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं करेक्शन के बाद पी रेशियो कम ही होगा। बट 5 साल का अगर पी रेशियो कम है, 5 साल से भी कम एवरेज से, तो इट मीन्स इट्स अ गुड स्पेस टू बी इन फ्रॉम अ प्योरली फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मिड कैप में 31.5 चल रहा है, इसका above 3 month एवरेज है, above 6 month एवरेज है, above 1 year एवरेज है, above 2 year एवरेज है, एंड इट इज बिलो इट्स 5 year एवरेज। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अभी मिड कैप में वैल्यूएशन कंसर्न नजर आते हैं। स्मॉल कैप में अगर हम देखें, स्मॉल कैप का 26.7 चल रहा है, एंड यहाँ पे इट इज ऑलमोस्ट होवरिंग अराउंड इट्स 5 year एवरेज, विच मीन्स स्मॉल कैप में भी वैल्यूएशन कंसर्न अभी भी नजर आता है फ्रॉम अ प्योरली फ्रॉम अ पी स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंपेयर टू डायरेक्ट स्टॉक्स इज अ फंड रूट बेटर, मैनेज फंड रूट बेटर है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, मॉडल फंड्स हो, ईटीएफ्स हो। अगर हम ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स में ईटीएफ्स के रूप में, म्यूचुअल फंड्स के रूप में या मॉडल फंड्स के रूप में इन्वेस्ट करते हैं या एक फंड हाउस के थ्रू, चाहे वो पीएमएस या एआईएफ सर्विसेज हो उसके थ्रू करते हैं, आर वी बेटर ऑफ। तो यहाँ पे ये आंकड़ा दिखाता है फ्रॉम 2008 या रादर 2006 का भी हमारे पास डेटा है मिड कैप और स्मॉल कैप का। 2008 जब पीक से बॉटम आया था 2009 के बीच में, स्मॉल कैप इंडाइसेस ऑलमोस्ट फेल बाय 77%, whereas the fund, if you had invested in a fund, it fell by 61% only, which means कि 16% का कुशनिंग मिल गई। 2010-2011 में भी फॉल आया, तब भी 42% स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा, बट म्यूचुअल फंड्स ओनली फेल बाय 30%, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं फंड हाउसेज मैनेज द रिस्क बेटर बिकॉज दे आर मोर यू कैन से प्रोसेस ड्रिवन और फ्रेमवर्क ड्रिवन। तो कहीं ना कहीं एलोकेशन स्ट्रेटजीज उनकी मच बेटर रहती हैं एट एन कंपेयर टू एन इंडिविजुअल लेवल। एंड ऐसे ही आप मिड कैप में भी देख पा रहे हो, तो फॉल इज मच लेसर एज कंपेयर टू दी इंटायर इंडेक्स। और अगर हम स्टॉक्स की तो बात कर ही चुके हैं, इट इज ऑलमोस्ट आप देखोगे अगर यहाँ पे 77% गिरा है, तो कोई कोई स्टॉक्स तो ऐसे गिरे होंगे जो कि आज की तारीख में भी 2008 के लेवल पे जो पीक पहुंचा था वो आज भी 2025 में भी उस पीक पे वापस नहीं आए होंगे। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है विच यू एज ए इन्वेस्टर शुड नो। ऑल्दो म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो देन दिस इज समथिंग विच यू शुड लिसन टू एंड एक्चुअली टेक एक्शन ऑन, विच इज़ द लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट। होगा क्या या होता क्या है जब रिटर्न्स नहीं आते हैं इन्वेस्टर्स को 6 महीने साल भर, तो दे स्टार्ट पैनिकिंग एंड दे स्टार्ट विदड्रॉइंग, बिकॉज पैनिक हो रहा है, दे स्टार्ट विदड्रॉइंग एंड पुटिंग देयर एसेट्स इनटू सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट्स हो, ऐसे टाइप के इंस्ट्रूमेंट में वो निकालने की कोशिश करते हैं। आप एट ए इन्वेस्टर लेवल हो सकता है आप मिच्योर्ड हो, बट शायद आपका जो फेलो इन्वेस्टर हो, जो दूसरे आपके कलीग्स हों या जो दूसरे इंडियन सिटीजन हैं या दूसरे लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, वो शायद इतना होराइजन नहीं रखते हो जितना आप रखते हो एज ए इन्वेस्टर।
तो लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट आ सकता है। तो वहां पे आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, सो यू शुड नॉट हैव टू मच ऑफ मनी इनटू द मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस, स्पेशली अ कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क नहीं होनी चाहिए, आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, which a mutual fund company can give you. Even if you are dealing in stocks, it's time to revisit your direct stock strategy कि आपके पास allocation कितना है पर्टिकुलर स्टॉक में, कितना है, और उसका फ्री फ्लोट, मार्केट फ्लोट क्या है। क्योंकि प्रमोटर के पास मान लीजिए एग्जांपल कोई 2000 करोड़ की कंपनी है, एक माइक्रो कैप स्टॉक है या स्मॉल कैप स्टॉक है, और उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 60% तो प्रमोटर्स के पास है, तो इट मीन्स कि हार्डली 2000 में से 40% हो गया, 800 करोड़ की लिक्विडिटी है। और उसमें से अगर किसी बड़े इन्वेस्टर ने, जिसके पास 5, 10, 15, 20, 50 करोड़ का पोर्टफोलियो है, अगर उसने कभी सेल ऑफ कर दिया, तो कहीं ना कहीं यू विल एट अ रिटेल लेवल, इन्वेस्टर लेवल, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आपको अच्छे आ रहे होंगे वो आप लिक्विडेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोअर सर्किट्स पे लोअर सर्किट्स पे लोअर सर्किट्स लगते रहेंगे और आप एग्जिट नहीं ले पाओगे, और उसी को लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। म्यूचुअल फंड सेबी डिड अ वेरी गुड जॉब इंट्रोड्यूसिंग दिस कॉन्सेप्ट कि अगर म्यूचुअल फंड्स को बोला गया था कि अगर आपको 25% ऑफ योर पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने को बोल दिया कभी भी किसी भी मोमेंट पे, तो आपको कितने दिन लगेंगे। तो फेब 2024 में ये वाली स्कीम्स में बोला था कि हमारे को 12 या 3 दिन लगेंगे, और आज फास्ट फॉरवर्ड टू जनवरी 2025 के जब उन्होंने स्ट्रेस टेस्टिंग करी इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्टिंग, तो ये पाया गया कि उनको जस्ट डबल 24, 18 या 10 उससे ज़्यादा दिन लग जाएंगे लिक्विडेट करने के लिए। विच मीन्स अगर इन्वेस्टर का सडन पैनिक रश आता है लिक्विडेशन के लिए, तो इतने दिन म्यूचुअल फंड कंपनीज को लग जाएंगे टू पास ऑन द मनी टू द इन्वेस्टर्स, एंड ऑब्वियसली एट अ सब्सिडाइज्ड एनएवी रेट, विच मीन्स के एनएवी कॉम्प्रोमाइज होगी जब लिक्विडेशन आएगा। और गलती से अगर 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट की रिक्वेस्ट आती है, तो इट विल ऑलमोस्ट टेक फ्रॉम 23, जो फेब 2024 में ये टेस्टिंग करी गई थी जब मार्केट्स वर ऑल गुड, एंड जैन 2025, एंड जैसे से ये चीज़ें बिगड़ती रहेंगी, अगर बिगड़ती हैं, तो ये लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में भी। बट म्यूचुअल फंड कंपनीज आर वेरी 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 प्रोफेशनल, एंड दे टेक केयर बाय एलोकेटिंग money into, you can say, assets or into asset classes or stocks which have a higher free float market capitalization, so that in case अगर liquidity constraints आए या अगर redemption pressure आया, तो कहीं ना कहीं they can give exit to their इन्वेस्टर बॉडी। तो आपको ये सारी चीज़ें आपके अपने म्यूचुअल फंड्स में, ये सारी स्ट्रेस टेस्टिंग आपके पास पता होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो का कितना रेशियो, कितना परसेंटेज एक पर्टिकुलर फंड या एक पर्टिकुलर फंड हाउस के पास है, या एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा हुआ है। स्पेशली डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर्स को तो ये देखना चाहिए कि अगर उनके 100 रुपये हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में 2%, 3%, 4% से ज़्यादा का एलोकेशन ना हो, स्पेशली अगर उनको अगले 3-6 सालों के अंदर अंदर पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो दे शुड नॉट बी स्टेइंग इन्वेस्टेड इनटू हाईली इनलिक्विड स्टॉक्स, जो कि बहुत छोटे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी हो सकता है स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हो, बट कहीं ना कहीं दे विल फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट अगर सडन पैनिक फैलता है तो मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें बस वही बता रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में कितना है। अब जस्ट टू गिव यू सम आइडिया एज टू व्हाट यू शुड बी डूइंग एट अ इन्वेस्टर लेवल, आपको अगेन सिंपल, बहुत सिंपली रखना है। अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हो, से आप 10,000 रुपये की एसआईपी करते हो, और यदि आपके पास 5 साल का होराइजन है, तो द आइडिया इज सिंपली स्टे इन्वेस्टेड इन समथिंग कॉल्ड एज अ लार्ज कैप पोर्टफोलियो। ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस पोर्टफोलियो या फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप पोर्टफोलियो में आप जा सकते हो विद अ रिटर्न एक्सपेक्टेशन और विद अ एस्टिमेट ऑफ 12%, विच विल गिव यू अप्रॉक्सिमेटली अ मेच्योरिटी ऑफ 8 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। यदि आपके पास 10 ईयर्स एंड अबव का होराइजन है, only then and only then you should or you can enter into something called as a mid cap and small cap portfolio at this level and through the SIP route। एंड वहाँ पे अगर 12% का रिटर्न आएगा तो आपको 22% मिल जाएगा। बट स्मॉल कैप एंड मिड कैप में जनरली एंटिसिपेशन ये रहता है कि हमारे को थोड़ा सा बेटर रिटर्न मिले। तो मान लीजिए अगर 15% मिलता है, तो जाके आपको 26 लाख रुपए 10 सालों में मिलेंगे, और यही अगर हम 15 सालों के लिए करते हैं तो 61 लैक्स हो जाएंगे, और यही अगर हम 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो हमारे ऑलमोस्ट 1.3 करोड़ हो जाएंगे अगर 15% का रिटर्न आता है तो। और अगर 12% का रिटर्न आता है तो हमारे अप्रॉक्सीमेटली 91-92 लैक्स हो जाएंगे 10,000 रुपए की एसआईपी पे, फॉर एवरी 10,000 रुपीज ऑफ एसआईपी। सो व्हाट यू शुड बी डूइंग एट अ इन्वेस्टर लेवल इज, अगर आपके पास मंथली सोर्स ऑफ इनकम है और सेविंग्स हैं, सो आप एसआईपी स्टार्ट या टॉप अप कर सकते हैं इन समथिंग कॉल्ड एज मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप या बैलेंस एडवांटेज पोर्टफोलियोज, if you are having a horizon of up to 5 years, like between 3 to 5 years. If you are having a horizon of more than 10 years, then maybe 40 to 50% of the allocation can be done in mid
एंड स्मॉल कैप, यदि आपका 10 साल से ऊपर होराइजन है और आपको रिटर्न्स कमाने की ज़्यादा ज़रूरत है या ज़्यादा आपका इंटेंशन है कि आई वांट मोर अग्रेसिव रिटर्न्स बट विद द टाइम होराइजन ऑफ 10 years and above, typically 10 to 20 years would be a good horizon to keep as far as SIP investors are concerned. Although आंकड़ा ये कहते हैं कि 7 से 8 साल भी एक अच्छा टाइम होराइजन होता है SIP इन्वेस्टर्स के लिए, बट दिस मैथमेटिक्स शुड होल्ड ट्रू इवन इफ यू वर टू इन्वेस्ट इन अ लमसम मैनर. अगर आप लमसम मैनर में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कुछ ये वाला आंकड़ा आप फॉलो कर सकते हो कि आप बैलेंस एडवांटेज में, लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में और मल्टी कैप में अप्रॉक्सीमेटली 60% पैसा आप डाल सकते हैं. एंड यदि आपके पास 10 साल से ऊपर का होराइजन है तो स्टैगर्ड मैनर में आप 40% पैसा आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप में डाल सकते हो, बिकॉज ये इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए फॉर द सिंपल रीजन इज यही मार्केट का रेशियो है, 60% लार्ज कैप एंड 40% मिड एंड स्मॉल कैप. इससे ज़्यादा अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं यू विल बी सुपर अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपोजर टुवर्ड्स द मार्केट. बिकॉज आप सोचो मार्केट ही खुद ही मार्केट 60% कहता है कि लार्ज कैप में हूँ, 20% मिड कैप में हूँ और 20% स्मॉल कैप में हूँ. इससे ज़्यादा अगर एक्सपोजर आपका मिड एंड स्मॉल कैप में है, इट्स टाइम टू रिविजिट एंड इट्स मे बी दैट इज गिविंग यू एन अर्ली साइन टू योर question, should you exit from mid and small cap funds. So it is all about allocation my friends. अगर आपका allocation skewed towards small and mid cap है, yes you should exit. अगर आपका allocation mid and small cap में कम है और आपके पास 10 साल से ऊपर का होराइजन है, then in a staggered manner आप over the next 1 2 3 years आप small and mid cap का exposure up to 40% कर सकते हैं with a horizon of 10 years and above. So this is little bit from our side. We try to give you some calculation, we try to give you some thoughts over small cap and mid cap valuations. Small cap and mid caps में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, फंड के रूप में, स्टॉक्स के रूप में या ETFs के रूप में या मॉडल फंड्स के रूप में. आप लोगों को क्या लगता है आपका राइट एक्सपोजर लेवल क्या होना चाहिए एज पर योर रिस्क प्रोफाइल, एज पर योर टाइम होराइजन एंड एज पर your needs. So thank you so much for the watch. In case you think we're doing a good job, do like, share, subscribe to the channel. Till then, thank you so much and Jai Hind. Namaskar.